हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 239 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? निम्नलिखित में से कौन है जो आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन ए है प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा हॉब्स। जो हॉब्स हैं वह क्या मानते हैं? आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं हॉब्स। तो हॉब्स को याद रखिएगा कि उन्होंने आत्मरक्षा को जो है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में वही चीज है। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था। हॉब्स ऐसा मानते हैं कि जब प्राकृतिक अवस्था थी उस समय एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियमों के रूप में था। ऐसा हॉब्स का मानना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? कौन सा मिलान गलत है वो आपको बताना है। राज्य की बहुलवादी धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है या कौन इससे जुड़ा है? तो दिया है मैकाइबर और लास्की जुड़े हैं। राज्य की शक्ति धारणा जो है मैकियावेली। अराजकतावादी मार्क्स और वेंथम दिया है। तो अराजकतावादी जैसे आया तो अराजकतावादी मार्क्स नहीं है, वेंथम हो सकते हैं लेकिन मार्क्स तो एकदम नहीं है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, हमको लग रहा है। आगे देख लीजिए, सर्वसत्तावादी हेगल और बेरी हार्डी। तो आंसर आपका सी के साथ जाता है दोस्तों। ये आपका गलत मिलान है, बाकी के सब क्या है? सही मिलान है। तो सबको नोट कर लीजिए, बस सी को छोड़ दीजिए क्योंकि सी गलत है और सी आपका आंसर है। सही मिलान देखिए इस प्रकार है, राज्य की बहुलवादी धारणा लास्की और मैकाइबर, ये तो सही है। मतलब जो राज्य की बहुलवादी धारणा से जुड़े लोग हैं उसमें लास्की और मैकाइबर दोनों लोगों का नाम आता है। राज्य की शक्ति धारणा का जो प्रतिपादन किया है मैकियावेली ने किया है। और सर्वसत्तावादी कौन कौन है? तो हेगल भी हैं और बेरी हार्डी भी हैं। बेरी हार्डी और हेगल सर्वसत्तावादी जो विचारधारा है उसके क्या हैं? समर्थक हैं। नोट में जो मार्क्स हैं, मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी हैं। वैज्ञानिक समाजवादी के प्रतिपादक जो हैं वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वेंथम जो हैं वो एक उपयोगितावादी विचारक हैं। वेंथम क्या है? एक उपयोगितावादी विचारक हैं। और अराजकतावादी विचारक में क्या जाते हैं? प्रोधा और गार्डविन। जो गार्डविन है और प्रोधा है उन्होंने अराजकतावादी विचारधारा का समर्थन किया है या विचारधारा को दिया है। तो इसमें आप इस तरह 3-4 लोगों को जान लीजिए। आगे चलते हैं, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अहित जो अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? कथन है आपका कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाली अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है डेविडसन, वेंथम, सेबाइन, वेपर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का आंसर जाएगा बी के साथ। वेंथम आपका आंसर हो जाएगा। वेंथम ने इस विचार को दिया है। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में वेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। जो वेंथम है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि वेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक हैं और उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसे उपयोगी
और आवश्यक मानता है, वह उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है, इसलिए वह जो राज्य के आदेशों का क्या करता है, पालन करता है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कथनों में से कौन एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। और सभी ना कुछ कुछ राज्य के बारे में कहा गया है, राज्य के बारे में, तो कौन गलत है ये बताना है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, सही बात है। समाज राज्य से व्यापक है, सही बात है। जो समाज है वो राज्य से क्या है, व्यापक है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है, जो सरकार है वो राज्य का क्या है, अभिकर्ता है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ऐसा है तो एक कथन गलत हो जाएगा। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है, ये सदस्यता अनिवार्य होती है, आप किसी न किसी राज्य के सदस्य होते हैं। व्याख्या देख लीजिए, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नागरिकता की संकल्पना राज्य से जुड़ी है, जो कि वैश्विक स्तर पर किसी राज्य में रहने वालों की पहचान का आधार है। जैसे कि कोई भारतीय है तो कोई मतलब आपके पाकिस्तानी है तो वो मतलब एक राज्य का है, नागरिक है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, तो ऐसे है। तो सरकार राज्य का अभिकर्ता है, जो सरकार होता है राज्य का अभिकर्ता होता है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। समाज राज्य से व्यापक होता है, ये भी बात आपको जान लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है आपका। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है। जो राज्य है उस सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है, जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। जिसके द्वारा कहा गया है वो कौन है, ये बताना है। ऑप्शन है गेटेल, रूसो, डायसी, ऑस्टिन। तो आंसर जाएगा आपका 5 का दोस्तों सी के साथ, डायसी। ये कथन किसका है, तो डायसी महोदय का है। कथन था कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है, जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। यह कथन डायसी द्वारा दिया गया है। अगला इसका व्याख्या में वही चीज़ है कि डायसी ने राज्य के साधनों से युक्त लोगों का एक ऐसा संगठन माना है, जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। जिसे क्या है, कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आपका यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वर्ण सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वर्ण यह सर्वोच्च समुदाय भी है, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है मैक्सी का, बी है फास्टर का, सी है डनिंग का, डी है अरस्तु का। तो 6 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, अरस्तु का ये कथन है। तो राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वर्ण यह सर्वोच्च समुदाय है, ये कथन अरस्तु का है। व्याख्या देखिए, व्याख्या अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह उस सबके ऊपर है। राज्य जो है सर्वोच्च समुदाय इसलिए है क्योंकि वह सबसे ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में लिपटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्यों के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन राज्य उन सब से आगे है। यह मनुष्य के जीवन को सद्गुणी बनाता है और मानव के शुभ इच्छाओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति राज्य के माध्यम से ही की जा सकती है। इसे तृप्त करने का अन्य समुदायों की अपेक्षा राज्य को अधिकतम क्षेत्र है। अतः निश्चय ही राज्य सर्वोच्च और सर्वोत्तम संस्था है। तो राज्य क्या है, एक संस्था है, ये भी जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। यूपीजीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास, धर्म का बढ़ता प्रभाव।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना का विकास। ए वाला और ए तो पहले ही गलत होगा, थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन आपका ए और सी में हो सकता है, तो आपका सी सही है, राष्ट्रीय चेतना का विकास। तो आधुनिक राष्ट्र के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो राष्ट्रीय चेतना का विकास आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, राष्ट्रीय चेतना क्या है। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकाकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति व देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है और राष्ट्र हित की भावना के आगे वैकल्पिक व सामूहिक हितों के त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। यही भावना जो है राष्ट्रीयता कहलाती है, जिसमें देश प्रेम, देशभक्ति और देश के प्रति जो समर्पण की भावना छिपी रहती है, राष्ट्र के हित की भावना जो छिपी रहती है, यही सब जो भावना होती है, राष्ट्र के लिए त्याग बलिदान, यही क्या है, भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है मिल्टन फ्रीडमैन, सी है मार्क्स, डी है वेंथम। तो आंसर हो जाएगा आपका ए हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर आपका हो जाएगा आंसर। और ये देखिए यूपीजीआईसी प्रवक्ता 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए इसका। हर्बर्ट स्पेंसर की सावयवी अवधारणा उसकी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स और उसके निबंध ऑर्गेनिज्म के में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जो हर्बर्ट स्पेंसर की सावयवी अवधारणा है, उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सोशल स्टैटिक्स। सोशल स्टैटिक्स और उसने एक निबंध लिखा है ऑर्गेनिज्म। उसने एक निबंध लिखा है ऑर्गेनिज्म, उसी में प्रमुख रूप से जो ये अवधारणा है, सावयवी अवधारणा, वो पाई जाती है। प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह, जो प्लेटो है, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं एक जीव मानता है। प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह क्या करता है, हर्बर्ट स्पेंसर राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं क्या मानता है, जीव ही मानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। उनके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है और उसका अंत भी होता है। जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का निर्माण एवं क्षय होता है, ठीक वही स्थिति समाज की है। कौन कह रहा है, तो हर्बर्ट स्पेंसर। समाज की कोशिकाएं यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो साथ साथ नई कोशिकाएं अब आना, मतलब जो नई नई कोशिकाएं हैं यानी व्यक्तियों का जन्म भी होता रहता है। तो उसी प्रकार समाज से मतलब ये जैसे राज्य जो है, राज्य का भी जन्म होता रहता है, ऐसा मानना है हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? ऑप्शन ए हीगल, बी ए बेबर, सी ए ब्लंसली, डी ए हरमन फाइनर। तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा दोस्तों, वेबर हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, वेबर आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में सबसे पहले मैकियावेली ने दी थी। राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में सबसे पहले मैकियावेली ने दी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर
ने राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार व्यक्त किया कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधिक सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है, राज्य का व्यक्तियों के प्रति कोई दायित्व नहीं है। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। अरस्तु, प्लेटो आदि विद्वान राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। अरस्तु और प्लेटो जो हैं राज्य को क्या मानते हैं, एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में राज्य को स्वाभाविक एवं विकास का परिणाम बताया गया है। परिवार एवं समाज की तरह राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन आप देखिए, यूपीजीआईसी प्रवक्ता जो है आपका 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखा करिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है 11 नंबर, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूति करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्यु पोत और विद्रोहियों सेना जो विद्रोहीकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो 11 का आंसर बी के साथ जाएगा। रॉबर्ट मैकाइबर ने कहा है, ये रॉबर्ट मैकाइबर ने इस कथन को कहा है कि यह सत्य है कि जहां अभिव्यक्ति करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्यु पोत और विद्रोहीकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन किसका है, तो यह कथन है मैकाइबर का, इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट मैकाइबर। व्याख्या देख लेते हैं। मैकाइबर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को एक आवश्यक तत्व मानते हैं। मैकाइबर जो है राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को एक तत्व आवश्यक मानते हैं या एक आवश्यक तत्व मानते हैं, परंतु उसकी भूमिका को गौण स्थान देते हैं। मैकाइबर का कथन है कि यह समझना बहुत बड़ी गलती है कि जिस किसी सभ्य जाति में कोई भी सरदार दिखाई पड़े वही हम राज्य की स्थिति मान लें। हम यह नहीं बता सकते कि राज्य का कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। नेतृत्व एवं अधीनता की विश्वव्यापी प्रवृत्ति में यह अंतर्निहित है, परंतु जब सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती है और रीति रिवाज कानून का शक्ल ग्रहण कर लेती है तो राज्य उत्पन्न होता है। मैकाइबर आगे कहते हैं, राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। जो आपको समझ में ना आए फ्रेंड्स, उसको आप क्वेश्चन को रोकिए, उसके व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो रोक कर स्किप कर जरूर पढ़िए। इसको पढ़ने से आप 2-3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन रट लिया जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो इसलिए छोटा ही वीडियो होता है, 15 से 20 क्वेश्चन कराया जाता है, क्योंकि आप लोग कम देख पाते हैं। इसलिए अगर आप लोग ज़्यादा देखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा कराया जाता है, इसलिए आप लोग उबे ना, कम टाइम में आप ज़्यादा वीडियो देख ले, इसीलिए प्रयास किया जाता है। और टाइम भी बहुत लगता है वीडियो बनाने में। जैसे अगर 15 मिनट का बना रहे हैं तो उसमें कम से कम हमारा 2 से 3 घंटा चला जाता है, क्योंकि उसको क्वेश्चन को देखिए, फिर क्वेश्चन को कहीं गलती नहीं है उसको सुधार करिए, उसको अरेंज करना, पूरे प्रोसेस होता है। अच्छा खासा टाइम एक वीडियो पर लगता है, तो टाइम ज़्यादा जाता है। स्टार्ट करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए है दैवी सिद्धांत, बी है शक्ति सिद्धांत, सी है ऐतिहासिक सिद्धांत, डी है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इसका आंसर तो सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
दैविक सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। व्याख्या देखिए, दैविक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य एक दैवीकृत है। राज्य एक दैवीकृत है, मतलब राज्य जो है वो दैविक शक्ति का ही उत्पत्ति मात्र है, ऐसा कह सकते हैं। तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति नहीं। क्या है इसका मतलब कि जो राजा है केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। यही दैविक जो है दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत है। यूरोपीय तथा भारतीय दोनों परंपराओं में राज्य की दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। यूरोपीय परंपरा में यह सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ। राजतंत्र के युग में क्या है, दैविक सिद्धांत विकसित हुआ। जबकि भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत मिलता है। तो किस पर्व में, तो महाभारत के शांति पर्व में राज्य के उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत मिलता है। इसको भी नोट कर लीजिए। निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों को सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए, मतलब कौन कब आया है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा आपका, हाब्स, लाक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। अब इनके डेट कब कब हैं ये हम जान लेते हैं, तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ में इसका डेट दिया है। तो हाब्स का क्या है, 1588 है, 1588 हाब्स हैं। लाक जो है 1632 में आए हैं और मॉन्टेस्क्यू 1689 में है। रूसो जो हैं 1712। तो इस तरह आपका जो बन रहा है वो हाब्स हो गया, पहले पे हाब्स, फिर इसके बाद आपका लाक हो गया और इसके बाद आपका मॉन्टेस्क्यू हो गया। इसको आप इस तरह कर लेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू और इसके बाद रूसो। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे इसमें जो क्रम है उसमें हाब्स, लाक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो हैं। जैसे हाब्स, लाक, रूसो है ना, प्राकृतिक सिद्धांत जो दिए हैं, समाजवादी समझौता का सिद्धांत हाब्स, लाक, रूसो, तो उसमें रूसो से पहले मॉन्टेस्क्यू ऐड कर दीजिएगा। मॉन्टेस्क्यू 1689 में आए हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन और आपका यूपीजीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिक और मनोवैज्ञानिक की मदद ली? किसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? हाब्स, लाक, रूसो, जे.एस. मिल। तो 14 का जो आंसर है दोस्तों वो आपका ए के साथ जाएगा, हाब्स ने ली। किसने ली? तो हाब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली थी। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। थॉमस हाब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोवैज्ञानिक की सहायता से राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में हाब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि करते हुए पारलौकिकवाद से मुक्त किया था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य शक्ति के संदर्भ में हाब्स ने उक्त सभी कथनों के आधार पर व्याख्यायित किया था। उक्त मतलब इन सभी जो ज्यामिति है, भौतिकी है, मनोवैज्ञानिक, उसके आधार पे ही जो तत्व हैं, सभी तत्वों के आधार पे ही राज्य की शक्ति और राज्य के निर्माण की व्याख्या की थी, ऐसा कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है और आपका टीजीटी पूछा गया है। टीजीटी में एक क्वेश्चन, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। राजनीति के बिना इतिहास क्या है? निष्फल है। इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए है सेबाइन का, बी है सीले का, डी है बारकर का और नहीं सी है बारकर का, डी है बेपर का। तो आंसर आपका बी सही है। ये सीले का कथन है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन है सीले महोदय का। इसको भी नोट करिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। इतिहास में क्या होता है? तो व्यक्ति, समाज और राज्य के जो भूतकालीन है उसी का जीवन का लेखा जोखा होता है। राजनीतिक विज्ञान में
राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन, इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाते हुए सीले ने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले पुनः कहते हैं कि राजनीतिक उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता है, तथा इतिहास को कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसको विच्छेद हो जाए, राजनीति से उसका विच्छेद हो जाए, हट जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 क्वेश्चन। अगर व्याख्या और ये क्वेश्चन जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें। दोस्तों, हमारा यही प्रयास है कि आप लोग मोटिवेट रहें और अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें। आप लोग किताबों से ज़्यादा पढ़ते रहें, किताब ज़्यादा पढ़ें। वीडियो को थोड़ा कम देखेंगे चलेगा, लेकिन आप किताब ज़्यादा पढ़ते रहें। किताब में आप प्रीफर कर सकते हैं घटना चक्र को, और इसके बाद जो भी एनसीईआरटी की बुक है 6 टू आप 11th 12 तक, मतलब 12 तक, 6 से 12 तक, उनको आप ज़रूर पढ़ें एक बार। और इसके बाद लक्ष्मीकांत की बुक है उसको पढ़ सकते हैं। तो इन सब पॉलिटी के लिए इन बुकों को आप पढ़ लीजिए, और किरण पब्लिकेशन का भी आता है उसको भी ले लीजिए। तो ये इसमें से कोई एक ले लीजिए, जो जितना ज़्यादा मैटर रहेगा उतना कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन एक कोई जैसे यूथ कंपटीशन या घटना चक्र का ले लीजिए, और इसके बाद किरण का भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह लेकर अपने पढ़ाई को और ज़्यादा फोकस करिए, किताबों से ज़्यादा लगे रहिए। और आप लोगों को जाते जाते, आज दिवाली है तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।